हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। असेंशियल्स उनको कहते हैं। अब इसमें दो हिस्से हैं। एक तो होता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके जो सेक्शन 10 है वो बताता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, जो कि इस टाइप के हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि साफ साफ तरीके से वॉइड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब कुछ जो असेंशियल हैं वो अंडर सेक्शन 10 नहीं है, पर वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अब इसमें देखिए, पहला जो है टू पार्टीज़, इसमें दो पार्टीज़ तो होनी चाहिए। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में होता है मिनिमम। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, दो मिनिमम होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे टू पार्टीज़ लिखा हुआ है। सेकंड है यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि एक लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप बनाने की होनी ही चाहिए। ठीक है, इंटेंशन ज़रूरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होता है वो भी ज़रूरी है। चौथा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लैरिटी के साथ आपके बीच में उसके फैक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं वो आपस में डिस्कस होनी चाहिए, यानी सर्टेनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं। पांचवा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ये कह रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो बना रहे हैं पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए ना जो भाई पॉसिबल हो करने लायक। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना सकते ना जो जिसकी कोई चांसेस ही नहीं क्रिएट होने की, मतलब इन फ्यूचर में होने की। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब देखिए इसमें है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड। ये कह रहे हैं सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उन चीज़ों में उसमें क्या क्या हो, फ्री कंसेंट हो, यानी कि जो सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हैं वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करते एक एक करके। पहले हम करेंगे जो कि सेक्शन 10 के अंडर नहीं है उनके बारे में। तो देखिए, पहले उन्हें दो पार्टीज यानी टू पार्टीज होनी चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए। अब इसमें केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस भवर भवन लाल। ठीक है, तो एंड कंपनी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द असेट ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। द स्टेट, सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ। द असेट ऑफ द फर्म, यानी कि कोई फर्म है उसके जो असेट हैं वो क्या हुए, डिवाइड हो गए हैं अमंग द पार्टनर्स, जो भी उस फर्म के पार्टनर्स थे उनमें डिवाइड हो गए हैं। बट द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजेक्शन, यानी पर जो जो उस एरिया का जो भी सेल्स टैक्स ऑफिसर था उसने क्या कर दिया, इस जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है इन पार्टनर्स के बीच में उसको टैक्स करना चाहता था, टैक्स के दायरे में लाना चाहता था। बट ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट, यानी कि ये हेल्ड हुआ है कोर्ट में, इट वॉज नॉट अ सेल, ये कि ये जो ये डिवाइड ऑफ फर्म है, जो डिवाइड ऑफ जो एसेट्स है बिटवीन द पार्टनर्स, ये क्या नहीं है, सेल नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को वो बेच नहीं रहे हैं बल्कि में डिवाइड कर रहे हैं। द पार्टनर्स बीइंग जस्ट ओनर ऑफ दिस एसेट कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये पार्टनर्स हैं वो क्या हैं, ओनर भी हैं इसके। ये एक दूसरे को सेल नहीं कर रहे हैं और एक साथ वो ना ही ना तो मतलब ओनर और सेलर और बायर मतलब एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो ओनर होंगे या तो बायर या सेलर होंगे। तो वो अभी क्या है, ओनर हैं, तो इसलिए वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। समझ में आ गया आपको। तो ये दो पार्टीज़ हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। पार्टी मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये क्या कह रहा है कि अब देख समझते हैं हम आगे। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी, यानी कि ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, ऐसा इंटेंशन होना चाहिए दोनों लोगों के बीच में कि टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि कानूनी जो रिश्ता होता है आपस में वो बनाने का मकसद होना चाहिए।
सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हैंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, वो इन्फोर्सेबल लॉ मतलब कोर्ट के द्वारा इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, केस देख सकते हैं आप इसमें, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब ए हस्बैंड एग्री टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस, यानी कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से वादा करता है, प्रॉमिस करता है, एग्री करता है कि वो उन्हें मेंटेनेंस देगा एवरी मंथ, हर हर महीने। वाइल ही वॉज एब्रॉड, जब 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 तक वो एब्रॉड रहेगा वो तब तब तक उनको मंथली मेंटेनेंस देता रहेगा। हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस अमाउंट, और हस्बैंड क्या हो जाता है, फेल कर देता है, मतलब नहीं दे पाता है मेंटेनेंस हर महीने अपनी वाइफ को। वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, और वाइफ क्या कर देती है, उन्हें सू कर देती है किस चीज़ के लिए, कि वो जो अमाउंट उनको मंथली मिलने वाला था उसके लिए, क्योंकि वो तो अब दे नहीं रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए। हियर इन दिस केस द वाइफ कुड नॉट रिकवर एट इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट, पर वो क्या है, कोर्ट उसे इन्फोर्स नहीं करा सकता है, वाइफ को वो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का सोशल एग्रीमेंट है। एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, और जो दोनों पार्टी हैं वो आपस में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के मकसद से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ की। लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ एनी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन राइटिंग दे मस्ट बी फॉलोड। ये कह रहे हैं कि ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है, राइटिंग में होना चाहिए, मोस्टली तो देखो राइटिंग में होना चाहिए, तभी वो लीगली क्या होता है, हम उसे इन्फोर्स करा पाते हैं। बट रजिस्ट्रेशन वगैरह इन चीज़ों के लिए मोस्टली क्या करना चाहिए, राइटिंग में वो होने चाहिए जो भी कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट। समझ में आ गया आपको, ये इसका कुल मिला के बात ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, सर्टेन, यानी कि उसकी जो मीनिंग होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए है, इसमें क्या क्या आपके मतलब पॉइंट्स हैं, किस किस चीज़ पर हम एग्री कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें करानी है। तो पूरे जो पॉइंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल मीनिंग के साथ उसका होना चाहिए। बिल्कुल भी वेग और इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए कि जो हमें समझ भी ना आए और बिल्कुल मतलब समझ से परे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, ए एग्री टू सेल टू बी, यानी कि ए एग्री करता है बेचने के लिए क्या, बी को, क्या, 100 टन ऑफ ऑयल, 100 टन ऑफ ऑयल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देयर इज़ नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर, पर इसमें ये नहीं बताया गया कि किस टाइप का ऑयल ए बी को सेल करेगा। तो ये क्या है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, मीनिंग नहीं है इसमें क्लियर, बस कुछ भी दे सकता है। ऑयल क्या हो सकता है, आपका मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, आपका कैरोसिन ऑयल हो सकता है, बहुत चीज़ें हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो क्लैरिटी के साथ, सर्टेनिटी, मीनिंग के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब पांचों बात करते हैं हम, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। देखिए कोई भी एग्रीमेंट जो बनता है वो इस तरह से मतलब होना चाहिए कि उसके जो परफॉर्मेंस के चांसेस होते हैं, जो उसके पूरा होने के चांसेस होते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, मतलब कैपेबल होना चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो उसे लागू करना, या फिर उसे मतलब करवाना, या फिर करना। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए प्रोमिस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक। समझ में आए, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो क्या करेगा, रेनफॉल लाएगा, किसके जरिए, मैजिक के जरिए। सच एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी एनफोर्स, और ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी क्या नहीं है, कोई चांसेस नहीं है मैजिक के थ्रू आप कह रहे हो कि हम रेनफॉल लाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, दो पार्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और सॉरी, और आपका क्या होना चाहिए, पार्टीज मस्ट बी स्टैंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की मंशा भी उनकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो उन एसेंशियल एलिमेंट्स की जो सेक्शन 10 ऑफ ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताता है। ये
आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो ये देखिए कौन कौन से हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि एक ऑफर होना चाहिए और उस ऑफर का क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा और एग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। समझ में आ गया आपको। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, या फिर सिंपल शब्दों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विथ कंसिडरेशन, तो वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट, यानी देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उस उसके लिए फ्री कंसेंट बहुत ही ज़रूरी एक एलिमेंट होता है, जो कि सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। ये कह रहा है कि फ्री कंसेंट तभी मानी जाएगी जब दो लोग या दो या दो से ज़्यादा लोग किसी चीज़ पर, किसी सिमिलर चीज़ पर, किसी सेम चीज़ पर उसी सेंस में, यानी कि उसी मकसद से, उसी सेंस में एग्री कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं कॉन्टैक्ट के बिंदु पे, कि किस किस चीज़ पे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम थिंग्स पे और विद सेम सेंस एग्री कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फ्री कंसेंट मानी जाएगी। आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंट when they agree upon same thing in the same sense। समझ में आ गया आपको। सेक्शन 14 देखिए, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, और कंसेंट फ्री कब होगी, जब उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी। क्या नहीं होगी, क्या एलिमेंट्स नहीं होंगे, तब वो फ्री कंसेंट होगी। तो देखो, एक फ्री कंसेंट में कोर्सन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, एंड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको मैं बता देता हूँ, फ्री कंसेंट वो होगी, इज सेट टू बी फ्री व्हेन द एलिमेंट्स आर absent। कौन से, कोर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, यानी कि कॉम्पिटेंसी। कैपेसिटी यानी कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु, यानी कि हर एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है जो कि फर्स्ट इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि 18 साल से ऊपर का हो, 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर का। सेकंड इज ऑफ साउंड माइंड, यानी कि क्या होना चाहिए, जो उसकी दिमागी स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। वो सेक्शन 12 इसके बारे में बताता है। नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के ज़रिए, ठीक है, वो इंसान डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ गया आपको। यानी कि ऐसे इंसान नहीं होने चाहिए कि वो कॉन्टैक्ट ना कर सकें और वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोग भी क्या, ऐसे में भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही असेंशियल है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ये हो चुका है हमारा, फ्री कंसेंट हो चुकी है, सॉरी, हाँ यहाँ पे आते हैं कंसिडरेशन। फोर्थ पॉइंट आपका कंसिडरेशन की क्विड प्रो क्यो, यानी कि इसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि किसी चीज़ के बदले कुछ। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और आप उसके बदले मुझे कुछ दे रहे हैं, यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंसिडरेशन भी बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। अब बात करते हैं हम लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक है। तो जो सेक्शन 23 है वो बात करता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन की। मस्ट बी लॉफुल, यानी कि द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। एग्जाम्पल देखिए, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, यानी कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई को ड्रॉप करने का क्या किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है फॉर रॉबरी, एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, और बी क्या प्रॉमिस करता है कि जो भी चीज़ें चुराई गई हैं, जो भी चीज़ें ली गई हैं, उनको वापस करेगा। द एग्रीमेंट इज़ वर्ड, ये एग्रीमेंट वर्ड होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चोरी है, और चोरी क्या है, एक अनलॉफुल थिंग है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, यानी कि द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वर्ड। ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जो साफ साफ तरीके से इलीगल हो या फिर वर्ड हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेन मतलब स्टॉप कर रहे हैं किसी ट्रेड को, यानी कि कोई भी ट्रेड हो रहा है आपस में किसी लोगों का, और हम ऐसे एग्रीमेंट करें कि हम क्या करें,
ट्रेड नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे। तो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे वॉइड होंगे। मैरिज, जो भी रिस्ट्रेन करता है मैरिज को, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉप करता है मैरिज को करने से, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो रिस्ट्रेन करते हैं, कि रोकते हैं किसी को कि आप किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे ऐसे कुछ, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। तो साफ साफ तरीके से ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कितने कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले डेफिनेशंस देखी हैं सारी, कौन कौन से क्या क्या, किस किस को क्या क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि असेंशियल्स, क्या क्या असेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। वो अगर ये चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं होंगी, ये असेंशियल्स एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो हमने सेक्शन 10 में देखे जो पाँच छः जो हमारे असेंशियल्स थे, और कुछ असेंशियल्स हमने वो देखे जो कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर नहीं है, बट वो भी असेंशियल है। तो आपको दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं नया नया हूँ, कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू सो मच।